Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English Math Pair. In this video we will learn about separate entity concept. Separate का मतलब होता है अलग, entity यानी कि कंपनी की, concept यानी कि हसीयत, कंपनी की मालक से अलग हसीयत है, यानी कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग बंदे हैं। यानी कि ओनर बिजनेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं समझ सकता कि जो मर्जी लेके चला जाए। इसलिए काउंटिंग के स्टूडेंट होने के लिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग बिजनेस और ओनर दो अलग अलग बनते हैं। ओनर कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से लेकर जाता है तो वो बिज़नेस का वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। बिज़नेस और ओनर दो अलग अलग बंदे हैं। ओनर कोई भी जो चीज़ है जो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर बिज़नेस के अंदर कुछ लेकर आया तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए नीचे ये देखें प्रैक्टिस है, तो आपने ये एंट्री पढ़नी है। तो देखने कि किस एंट्री का लिंक है कि जो ओनर जो बिजनेस के अंदर कुछ लेकर आ रहा है तो वो होगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा वो इसका पार्ट नहीं होगी। इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि ओनर की बिजनेस से अलग हैसियत है। वो ओनर बिजनेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं समझ सकता कि जो मर्जी लेकर चला जाए। यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता था, वो इंफॉर्मेशन जो आपके पैसों के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर इजाफा कर दे या कमी कर दे, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब कौन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते क्यों हैं, कौन लोग हैं जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की किन को ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये देख लें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। द ऑब्जेक्टिव के क्यों बनाते क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। The objective of financial statement is to provide information about the financial position, ताकि हमें पता चल जाए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, हमारी परफॉर्मेंस फाइनेंस के लिहाज से कैसी जा रही है, या फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजिंग करनी है या नहीं करनी। इसलिए क्या किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यूज़र जो है वो डिसीजन वगैरह ले सकता है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद होता है। अब वो कौन कौन से बंदे हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर, शेयर होल्डर और ओनर्स। बस इसके अंदर से आपने ना ये मेन चीज़ें याद रखनी है कि इन्वेस्टर, शेयर होल्डर और ओनर को हमारी क्यों चाहिए होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ताकि वो चेक कर सके कि ये प्रॉफिट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कितना प्रॉफिट है, कितना हम निकाल सकते हैं, कितना बिजनेस प्रॉफिट को यूज़ कर रहा है। इसलिए इनको पता चलना चाहिए। और ट्रेड कॉन्टैक्ट। ट्रेड कॉन्टैक्ट मतलब कि ट्रेड किन किन के दरमियान होती है, दो बंदों के दरमियान होती है, सप्लायर के दरमियान और कस्टमर के दरमियान। तो वो क्यों, सप्लायर को ये ज़रूरत होती है जो चीज़ें दे रहा है, डेफिनेटली उसको पता होता है कि मैंने इसको उधार चीज़ें दी है, डेट दिया है, तो क्या ये एबल है इस चीज़ के बाद में ये मेरा क्रेडिट जो है वो रिटर्न कर सके, इतने से पास पैसे हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता चल जाएगा। और कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि जो मैं इससे सप्लाई ले रहा हूँ तो ये ना हो कल के पास इसके पास ख़त्म हो जाए, इसके पास पैसे ही ना हो, तो मुझे मेरा सामान बीच में ही रह जाए, मेरा जो काम है बीच में रह जाए, बिजनेस मेरा दरमियान में ही रह जाए। तो इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। लैंडर, लैंड का मतलब जो उधार देता है, जैसे कि बैंक वगैरह, ये भी ऊपर की तरह आ गई। उसने जो इंटरेस्ट वगैरह लेना होता है तो उसने भी ये चेक करना होता है कि जो इसने उधार पैसे मुझसे लिए हैं तो क्या ये उसको रीपे यानी कि वापस कर सकेगा, इतना इसके पास एसेट्स, इतनी पोसेशन है इसके पास कि ये वापस कर सके। और टैक्स अथॉरिटी का क्या काम है, ये भी हमारा प्रॉफिट चेक करते हैं ताकि ये एक्सेस कर सके कि इनके ऊपर, बिजनेस के ऊपर कितना हमने टैक्स वगैरह, सेल टैक्स वगैरह, ये कितनी ये सेल्स कर रहे, कितना हमने इनके ऊपर टैक्स लगाना है। मैनेजर एम्प्लॉय, डेफिनेटली मैनेजर और एम्प्लॉय का जो अपना पूरा फ्यूचर करियर है वो बिज़नेस पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके लिहाज से उनको पता चलेगा अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो कल को उनके चांसेस होंगे कि उनके वेजेस या सैलरीज वगैरह इंक्रीज़ हो सकती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन से होते हैं, जो यही जैसे ऑडियंस वगैरह जो होती है, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स कौन से होते हैं, जो स्टॉक्स वगैरह कंपनी की खरीदते और बेचते वगैरह है। तो जब उनको पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली ज़्यादा जो शेयर्स वगैरह उसके सेल्स वगैरह होंगे, प्रॉफिट में जाएगी वो। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसलिए चेक करना था ताकि वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि मुल्क की जो पूरे स्टैटिस्टिक्स उसने बनाने, शुमारियात बनाना होता है, वो बना सके। और पब्लिक के लिए भी बड़ा ज़रूरी है ताकि कोई पोल्यूशन वगैरह या कोई एम्प्लॉयमेंट, कल को जॉब वगैरह निकल सकती है, इस कंपनी के अंदर नहीं निकल सकती। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बंदों ने चेक करी। मेन बस आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह रीड कर लेना। उसके बाद ये प्रैक्टिस है, ये आपने सारी अच्छी तरह पढ़नी है।
फिर नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि जो आपने पीछे पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कुछ समझ लगी है कि नहीं। अंडरलाइंग अजम्पशंस, अंडरलाइंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब चलता जा रहा है, यानी कि गोइंग कंसर्न के अंदर सिर्फ एक अज्यूम किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो क्या रहेगा, अनफोरसीजेबल फ्यूचर यानी कि अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर तक चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, ये एक एग्जाम्पशन। क्योंकि डेफिनेटली कारोबार करने का मकसद यही होता है, कोई ये तो नहीं कहता मैं कारोबार कर रहा हूँ और जल्दी बंद हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पशन इसके अंदर की जाती है कि आपका जो कारोबार है ना बिजनेस, वो एग्जिस्टेंस कायम रहेगा फॉरसीजेबल फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर तक। तो उसके लिए IFRS क्या कहता है, IFRS को बताया था ना, ये किसकी एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग जो जिसको पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग के मेथड को फॉलो किया जाता है, वो ये ज्यूम करता है कि कोई भी जो कारोबार है वो अनलिमिटेड तक चलता रहता है। वो किस लिहाज से, क्योंकि उसके पास इतने एसेट्स रियलाइज़ करता है उसके ऊपर, ताकि वो अपने कर्जे वगैरह पे करता रहता है और उसका कारोबार चलता रहता है। लेकिन अगर कल को ये परसेप्शन हो जाए कि उस नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, बिजनेस उसका बंद हो जाएगा। अगर उसके एसेट्स वगैरह, उसके ऑब्लिगेशन, उसकी जो डेट वगैरह, कर्जे वगैरह उसको अदा करने के काबिल नहीं है। तो नीचे से आपने मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए ना कोई एक आधी एग्जांपल्स को पढ़ लेना है, ठीक है। जम्पशन बेसिक गोइंग कंसर्न बेसिकली समझ लाकी है कि जो आप हर बिजनेस ये अज्यूम करता है कि उसका जो बिजनेस है वो अनलिमिटेड अरसे तक चलता रहेगा और उसके जो एसेट्स हैं वो उसके ऑब्लिगेशंस को पे करते रहेंगे। एलिमेंट्स, रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब होता है जितने भी आपने रिकग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी आपने पीछे एलिमेंट पढ़े वो 5 पढ़े थे हमने, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। तो ये देखना है कि हमने ये बैलेंस शीट के ये कहाँ कहाँ ये लिखे जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। रिकग्निशन इन द प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग इन द बैलेंस शीट और इनकम, आपकी जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इन सब को बैलेंस शीट या इनकम वगैरह में लिखने को क्या कहते हैं, रिकग्निशन। और ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ला रहे हैं ये ला रहे हैं या लेकर जा रहे हैं बिजनेस से, क्या आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ बस दो चीज़ें सबके अंदर से आप देखनी है। सबसे पहले एसेट्स ये कहाँ लिखे जाती हैं, बैलेंस शीट के अंदर। और ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, ये बेनिफिट कंपनी को लेकर आते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और इसके ये चेक करना कि ये रिलायबल है। और लाइबिलिटी कहाँ लिखी जाती है, ये भी बैलेंस शीट में। इस लाइबिलिटी जो भी हमारे वाजिबुल अदा लिखे जाते हैं, और ये आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज लेकर जाते हैं। इसी तरह इनकम है, इनकम कहाँ लिखी जाती है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखी जाती है। ये क्या करती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को इंक्रीज़ करती है। जो मैंने अंडरलाइन की ना, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और एसेट्स आपका इजाफा करती है, लाइबिलिटीज़ के अंदर कमी करती है, ये भी रिलायबल है। उसी तरह एक्सपेंसेस ये क्या करते हैं, ये इसका उल्ट होते हैं, डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट करते हैं। लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा कर देंगे और एसेट्स आपका कम कर देंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एसेट्स या कोई भी जो चीज़ें हैं ना, उनको मनी के लिहाज से मेजर करना, मनी के लिहाज से उसको कोई ना कोई वैल्यू देना। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पास एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये लैंड की वैल्यू 10 लाख है, तो लैंड को मैंने क्या कर दी है, उसकी मेजरमेंट कर दी है 10 लाख से, उसे कहते हैं मेजरमेंट। साइनिंग मॉनिटरी अमाउंट्स, मनी के लिहाज से किसी भी चीज़ को क्या कर देना, वैल्यू, मनी की वैल्यू साइन कर देना। तो आपको क्या बताया उसने, एक हर कंपनी ना इनके लिहाज से ना अपने अपने रूल होते हैं। कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिहाज से साइन करती है, वैल्यू मेजर करती है, कोई करंट अकाउंट के लिहाज से, कोई फेयर वैल्यू के लिहाज से, कोई प्रेजेंट वैल्यू। ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस पे आज अगर वो चीज़ को वापस आज लेकर नहीं पसंद आई, उसको रिप्लेस करेगा, ये नहीं खरीदेगा, तो जो वो कॉस्ट होगी वो लिखा करेगा। फेयर वैल्यू जिस पे वो आज सेल करने जा रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर में उसको उम्मीद होती है कि कल को ये मुझे इतने पैसे दे के जाएगी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो वो ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन IFRS कहता है कोई भी मेथड ठीक नहीं है। ये आप कंपनी पे डिपेंड करता है, उसकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है वो कौन सा अडॉप्ट करे, चारों में से हिस्टोरिकल करे, करंट करे, जो सा मर्जी करें, ठीक है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसके लिए आपने बस ये मोटी मोटी चीज़ें याद रख लो। रेलिवेंस, रेलिवेंस ये बस आप पढ़ लो। बेसिकली हम ये पढ़ने लगे हैं कि कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो क्यों ज़रूरी है।
सबसे पहले रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को क्या कर दे, चेंज कर, जो इन्फ्लुएंस मुतासिर कर दे, या बहुत इंफॉर्मेशन यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल सेल्स ट्रेंड, जब आपको पता चले आजकल इस चीज़ के ट्रेंड ना सेल्स में ज़्यादा जा रहा है, तो आप वो वाला कारोबार करोगे। तो सेल्स के ट्रेंड ने क्या कर दिया, आपके डिसीजन को चेंज कर दिया, इन्फ्लुएंस किया, तो वो आपके लिए बड़ी यूज़फुल हुई कि हाँ यार इसका ट्रेंड जा रहा है। तो वो दो तरह की होती हैं, एक होती है कन्फर्मेटरी वैल्यू, बस ये जो अंडरलाइन किया ना आपने इनको पढ़ना है। एक होता है कन्फर्मेटरी वैल्यू और एक प्रेडिक्टिव वैल्यू। कन्फर्मेटरी और प्रेडिक्टिव के लिए ना इधर देख लो, प्रेडिक्टिव वैल्यू कन्फर्मेटरी का वैल्यू का मतलब होता है कन्फर्म, नाम से जाहिर होता है कन्फर्मेटरी वैल्यू। जो लास्ट ईयर की जो आपकी सेल होगी ना पिछले साल की, वो तो कन्फर्म है ना आपको कितनी हुई है, उसे कहते हैं कन्फर्मेटरी वैल्यू। और जो आप उससे आप हेल्प लेके अगले साल की सेल का प्रेडिक्ट अंदाज़ा लगाओगे, उसे कहते हैं प्रेडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, जो लास्ट ईयर की कन्फर्म है कन्फर्मेटरी, और दूसरी कौन सी होगी, प्रेडिक्टिव। उसके बाद है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब इम्पैक्ट डिसीजन, जो आपने डिसीजन ले लिया ना उसको मुतासिर कर दे। फॉर एग्जांपल ऐसी इन्फो इज सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस डिसीजन, जो आपका डिसीजन ले लिया हुआ है उसको मुतासिर कर दे। फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन ले लिया था कोई, तो आपको पता हो इसके इस कंपनी का तो 1 करोड़ का डेट है इसके ऊपर, तो मटेरियल यानी कि इसने झूठ बोला 1 करोड़ का घपला किया हुआ है, तो फिर आप फ़ौरन अपना डिसीजन क्या कर दोगे, वहाँ से चेंज कर दोगे, उसे कहते हैं मटेरियलिटी। ये देखो, इंफॉर्मेशन इज़ कंसिडर मटेरियल, उतनी ज़्यादा ये मटेरियल समझी जाएगी जितने ओमिशन उसके अंदर छोड़ा होगा, तो उतना ही आपका डिसीजन क्या होगा यूज़र का चेंज हो। ठीक है, मटेरियल का बेसिकली समझ लगी है मटेरियलिटी, कि जो ऐसा जो आपने डिसीजन ले लिया हुआ है, आपको पता चला यार ये तो बहुत ज़्यादा ओमिशन या गलतियाँ इसके अंदर जो इसने छोड़ा हुआ है काम, करोड़ों का घपला किया हुआ है, ये कर्जा है, ये वो, तो आप क्या कर दोगे, आपका डिसीजन को उसने मुतासिर कर लिया। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये वैसे खुद में डेफिनेशन बना देता हूँ, लिखी नहीं है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मीन्स such representation which is complete, neutral and free from error। ठीक है, कंप्लीट का मतलब आपको पता होना चाहिए उसके अंदर वो सारी चीज़ें हों जो यूज़र के लिए ज़रूरी हों, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, विदाउट बाइस होनी चाहिए। विदाउट बाइस का मतलब घुमा फिरा के या ट्विस्टेड करके ना बताई गई हो। फ्री फ्रॉम एरर यानी कि एरर वगैरह उसके अंदर कोई चीज़ छोड़ी ना गई हो जिससे यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद एनहेंसिंग क्वालिटी करेक्टिव कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट काउंटिंग ट्रीटमेंट, बस इतना तो आपने याद रखना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा जो काउंटिंग का मेथड अडॉप्ट कर लिया था ना, बार बार वो एक ही अडॉप्ट की जाना है, मेथड नहीं चेंज की जाना आपने अपने अकाउंटिंग का। ठीक है, बस एक दफ़ा रीडिंग कर लेना अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो। और वेरीफाइबिलिटी का मतलब कि अगर जो आपने एक काउंटिंग का जो कर लिया काम, तो अगर वो कन्फर्म बाय अदर, मतलब कि जो आपने बनाया है योर सेल्फ, डायरेक्ट मतलब योर सेल्फ जो आपने बनाया है वैसे ही हो, और अगर कोई ऑडिटर या कोई इनडायरेक्ट बंदा कोई दूसरा उसको चेक करता है तो वो सेम रिजल्ट वो भी दे, उसे कहते हैं वेरीफाइबिलिटी। जो आपने बनाया है और जो ऑडिटर यानी कि उसको चेक करेगा या जो दूसरा बंदा चेक करेगा तो वो भी क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं वेरीफाइबिलिटी। टाइमलाइन का मतलब कि जब भी इन्फो इज़ अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन प्रोवाइड हो, हर टाइम तैयार हो, जब भी कोई चेक करने आ जाए आपके पास फ़ौरन रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ बनी हो फाइनेंशियल डाटा की हर टाइम। अंडरस्टैंडेबिलिटी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये यूज़र ऐसी बननी चाहिए इजी, और इजी वर्डिंग के अंदर ये इजी होनी चाहिए जो यूज़र को फ़ौरन अंडरस्टैंड हो जाए, फ़ौरन उसको समझ लग जाए, उसको कोई घुमा फिरा की चीज़ ना बताइए, उसे कहते हैं अंडरस्टैंड एबिलिटी। ओके, थैंक यू।